आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसीलिए आज हम थर्ड सेमेस्टर में जिसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा बैक आता है उस विषय के बारे में आपको कुछ शॉर्ट तरीके से बताएंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो विषय आप लोग जैसा देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, विज्ञान। तो इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। और आज आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपके एक ही बार या एक बार आज हम पढ़ा देंगे, 2-3 बार आप अगर इसको पढ़ भी लोगे तब भी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग देखेंगे क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर में लगभग आता है, इससे संबंधित कोई भी एक ऊर्जा पूछ सकते हैं। तो क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा जब कभी भी पूछेगा आपको क्या लिखना है, यदि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, यांत्रिक ऊर्जा बोल रहा है तो यदि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हो गई आपकी डिफिनीशन ये वाली तैयार परिभाषा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र भी पूछा था उसने पेपर में, तो यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र भी याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिराएं पूछ रहा है, सिराएं क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से समझेंगे। बोल रहा है सिराएं नसिकाओं के समूह को कहते हैं। अगर कोई बोले सिराएं क्या हैं तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, सिराएं नसिकाओं के समूह को कहते हैं, बस हो गई आपकी डेफिनेशन ये भी। अब बोल रहा था इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य में आप बताएंगे, सिराएं शरीर के सभी अवयवों से रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं। इनके मुख्य कार्य में आपको लिख देना है, जो सिराएं होती हैं वो शरीर के सभी अवयवों से जो है रक्त को जो है हृदय तक वापस ले जाती हैं। ये है हमारे किसका कार्य, सिराओं का कार्य। इसके बाद में बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या करना है, प्रतिवर्ती क्रिया के उसने कोई परिभाषा नहीं पूछी थी, आपसे बोल रहा था कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या करना है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले का पीछे की ओर धक्का लगता है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का। तो बस इतनी सी बात याद रखना है, बंदूक से गोली चलाने पर आप लोग जानते हैं जब बंदूक से गोली चलती है तो झटका लगता है पीछे की ओर, तो इतनी सी बात याद रखनी है और आप लिख सकते हैं वहाँ पर। अब देखा होगा आपने जब कभी भी फुटबॉल को पैर से किक मारने पर पैर में भी चोट लगती है, ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ को फुटबॉल को मारेंगे तो आपको पैर में भी लगता है कि हमने फुटबॉल को किसी चीज़ को मारा है, ताकि आपके पैर में भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण आप आसानी से लिख सकते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला का पीछे की ओर धक्का लगता है, फुटबॉल से पैर से किक मारने पर जो है पैर में भी चोट लगती है। इससे हम जो है प्रतिवर्ती क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोल सकते हैं, न्यूटन का 3rd लॉ जो बोलता है, ठीक है, न्यूटन का 3रा नियम। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। ये भी आपके पेपर में आया है। तो क्या करना है, नवीकरणीय ऊर्जा का सीधा सा मतलब याद रखना है, ये वह ऊर्जा जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब किसी चीज़ को आपने अगर एक बार यूज किया है तो उसको पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। अब क्या है, इसके कुछ आप उदाहरण लिख देंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग पड़ेगा, तो आपको नंबर कटने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वायु है, ये हमारी जो एक बार प्रयोग करने के बाद ऐसा तो है नहीं दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, ला सकते हो। जल हो गया, जल एक बार ऐसा तो है नहीं खत्म होने के बाद में दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकता है। पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, बस इतनी सी बातें याद रखनी है। आप नवीकरणीय ऊर्जा को भी आसानी से लिख सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब इतना सा समझना है, वह ऊर्जा जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हर बार पूछा जाता है लगभग। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या करना, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, ऐसा परिवर्तन जिनमें या जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको इतना सा याद रखना, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है।
तो उम्मीद कर रहे होंगे जितना अभी तक हमने पढ़ाया आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमने वही लिखे हुए जो आपके पेपर में आए, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर तैयार कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इतना आपका वेटेज वहाँ पर पेपर में बनी जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल गैस की। तो कोल गैस में क्या करना है, कोल से, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, कोल से कोयला। तो कोल से याद रखना कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। आपको बस इतनी सी याद रखना है, कोल, कोल का मतलब कोयला, कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। कोई बोले कोल गैस क्या है, तो कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है, बस। अब इसमें थोड़ा सा एक नंबर में आएगा तो थोड़ा सा और आपको याद रखना है, इसमें H2 CH4 CO CO2 आदि गैसों का मिश्रण होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो कोल से याद रखना कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है, और इसमें H2 CH4, ये इतने सारे नाम लिखे, आप दो भी अगर लिख देंगे, H2 CH4 आदि गैसों का मिश्रण होती है, तब भी काम हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे आयाम। आयाम से क्या अभिप्राय है। तो आयाम, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, आयाम का मतलब किसी चीज़ को टच करना, ठीक है। तो बोल रहा है कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से किसी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तय कर सकती है वह उस वस्तु के कंपन का आयाम कहलाती है। इसको आपको पढ़ना ही होगा, इसके कोई शॉर्ट तरीका नहीं था लिखने का, इसीलिए जैसा परिभाषा आपके पेपर में आई हुई है वैसे ही हमने लिखा है। तो आप अगर इसको उम्मीद करते हैं 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बस इतनी सी बात, आयाम का मतलब कंपन, कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से किसी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तय कर सकती है वह उस वस्तु का कंपन का आयाम कहलाती है, ठीक है। अब ये आपके देखोगे किताब हो या आपकी वो सीरीज हो, उसमें काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ भी सकें। अब बोल रहा है सूर्य ग्रहण क्या है और यह कैसे होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, वहाँ पर आपकी बहुत लंबी चौड़ी डिफिनीशन लिखी हुई है, तो आपको इतना याद रखना है जितना हम बोल रहे हैं। बोलना है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है। अब क्या याद रखोगे, सूर्य ग्रहण की बात कर रहा है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का क्या आ जाता है, चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। अब इतना सा अंतर याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा कौन तीसरा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा 3 ही चीज़ें हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो इस कारण जो है सूर्य दिखाई नहीं देता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब बोल रहा है प्रकुंचन दाब क्या है। तो प्रकुंचन दाब को भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है हृदय में निलय प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। क्या बोलेंगे, हृदय में जो निलय प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर का दाब, प्रकुंचन दाब का बस आपको इतना याद रखना है, हृदय के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। यहाँ पर हमने लिख तो दिया है, लेकिन आप अगर इतना भी पेपर में लिख देंगे प्रकुंचन दाब क्या है, तो बोलना है धमनियों के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। बस 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, 1 ही नंबर में आया था, बस इतना सा और अगर लिख दोगे तो थोड़ा अच्छी बात होगी। सामान्य प्रकुंचन दाब जो है 120 mm/Hg होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है, 120 mm/Hg, ठीक है। अब बात करेंगे मानव किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है, ये भी आया था। तो इतना याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ हैं वो मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है, ठीक है। तो प्रकुंचन दाब भी समझ गए होंगे, मानव किस सीमा तक, ये भी 1 नंबर में आया था। तो 20 हर्ट्ज, ये HZ का जो मतलब है वो हर्ट्ज होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे रहते हैं। वो इसी तरीके के पेपर साइंस में पूछता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों की बैक लगती है। साइंस हुआ, मैथ हुआ, यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लगभग लोगों की बैक लगती है। तो आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है, और ये दोनों हम आपको अच्छे से तैयार भी कराएंगे, चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। तो बस इतनी सी बात लिखना है, पहले नंबर में बढ़ने पर क्या होता है। तो आप पूरा जैसे कि क्वेश्चन लिखा था वही लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे, हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गैस है। अब अगर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो इतनी सी बात याद रखनी है, जो हम लोग सांस लेते हैं, इस सांस लेने में हम लोगों को क्या होगी, परेशानी होगी। तो आप इतना लिखेंगे, बहुत बड़ा खतरा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर, इससे जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी। बस हो गया, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, हम नीचे आते हैं, बोलेगा आपसे जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या, जड़ आप लोग समझते ही होंगे, जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो आप लोग देखते हैं, पेड़ है कोई, उसकी जो जड़ है वो हमेशा नीचे ही तो रहती है। तो बोलना है जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। अब क्या बोल रहा था, जड़ें कितने प्रकार की हैं, तो आप लिख देंगे 2 प्रकार की हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ भी बोल सकते हो। ठीक है, या यहाँ पर आप अपस्थानिक जड़ भी लिख सकते हो। जड़ें हमारी शायद होती है काफ़ी प्रकार की, तो आपको 2 याद रखना है, मूसला जड़ और यहाँ पर अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़, जो भी लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, 2 याद कर लेना है। ठीक है, कोई भी। अब बात करेंगे जो हम लोग डेली प्रयोग कर सकते हैं, कैंची वगैरह। आप लोग जाते होंगे नाई की दुकान पर, तो कैंची को देखकर समझना है कि कैंची किस तरीके, क्योंकि कैंची से क्वेश्चन आने ही आना है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और या तो आपके लॉन्ग या शॉर्ट में बन सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल होता है, आप कैंची जब पकड़ेंगे तो एक सिरे पर बल होता है, दूसरे पर क्या होता है, भार, तथा बीच में क्या होता है, आलंब। आप कैंची जब कभी भी देखेंगे तब आप समझेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आएगा। आप देखते हैं जब ऊपर से दबाते हैं तो ऊपर क्या होता है, भार। तो बोलना है कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल, एक सिरे पर बल जब आप ऊपर से नीचे दबाएंगे तो इस पर बल ही तो हम लोग लगाते हैं, तभी तो कोई चीज़ कट सकती है। और दूसरे पर क्या होता है, भार, जिस पर हम लोग रखते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए। और बीच में जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है आलंब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग बताइए। पॉलीथीन का मतलब समझ जाना, प्लास्टिक की बात हो रही है, तो प्लास्टिक के थैले बनाने में पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग अगर आपसे पूछता है तो बोल देना प्लास्टिक के थैले बनाने में, प्लास्टिक की फिल्म बनाने में। बस हो गए 2 उपयोग, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग, यानी प्लास्टिक के थैले बनाने में और प्लास्टिक की फिल्म बनाने में। अब देखिए, ये आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे, ताकि आज से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आप कभी भी दोबारा को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सी दूरी में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है, देखो निकट, एक होता है निकट और एक होता है दूर। तो निकट का मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं दिख रही तो बोलोगे निकट आओ। क्या बोलोगे, निकट आओ या पास आओ। तो निकट आओ का मतलब आओ से क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। बस 2 ही लेंस हैं। निकट की बात करेगा तो निकट आओ यानी अवतल लेंस, बाकी एक बचा हुआ दूर यानी उत्तल लेंस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूरदृष्टि का मतलब उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट आओ यानी अवतल लेंस। ठीक है, अब देखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है, दिख रहा है आपको, सबसे पहले बोलेगा कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों।
ये भी बात आप लोग जानते होंगे, जहाँ तक आपको खाली एक बार बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। बोल रहा है मरुस्थलीय वातावरण, यानी जो रेगिस्तानी वाला इलाका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय वातावरण। अब बात कर रहा है कौन सा, जंतु। जंतु आप लोग जानते हैं रेगिस्तान के लिए सबसे फेमस चीज़ कौन सी है, ऊँट। इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखोगे मरुस्थलीय वातावरण के लिए मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊँट सबसे अधिक उपयोगी जीव है। क्या लिख दोगे, मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊँट सबसे अधिक उपयोगी जीव है। अब ऐसा क्यों है तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसे प्यास बहुत कम लगती है, इसीलिए जो है मरुस्थलीय वातावरण के ये अनुकूल है या उपयुक्त है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये शायद 2023 का ही क्वेश्चन है, जो बोल रहा है खाने के सोडे और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ऐसे आपको सूत्र जितने भी आपके सब्जेक्ट में हैं ऐसे सूत्रों को जरूर याद करना है, क्योंकि वो यही चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेगा खाने का सोडा। तो खाने के सोडे को हम लोग सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, क्या बोलोगे, NaHCO3। अगर इसका रासायनिक नाम बोल देता है तो बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसने पूछा नहीं था तो हमने लिखा भी नहीं है, जितना पूछेगा उतना लिखना है, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम होता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, जितना आता है उतना, जितना पूछा गया बस उतना ही लिखना है। ज़्यादा जानकारी देने के चक्कर में नहीं रहना है कि टाइम 1 घंटे का होता है साइंस के पेपर के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब धावन सोडा की बात करेगा तो Na2CO3, ये हमारा क्या हो जाएगा, धावन सोडा का सूत्र। अब बात करेंगे, बोल रहा है ये काफ़ी लोग, इस जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो काफ़ी लोग मछली के बारे में जानते थे, ये नहीं जानते थे कि तिलचट्टे क्या होते हैं। तो ये भी आज समझ लेना है। यहाँ अगर इस चैनल पर रहोगे तो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और शायद ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने अपने हाथ से मेहनत करके नोट्स तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आपका 3rd सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट भी करते रहना हमको। ठीक है, अब बात करेगा मछली किससे सांस लेती है, तो मछली जो है वो गलफड़ों से सांस लेती है। तो ये बात तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, मछली गलफड़ों से सांस लेती है। तिलचट्टे जो है ये हमारे त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, तिलचट्टा किससे सांस लेता है, त्वचा से। ये चीज़ याद रखनी, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बोलेगा उष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन सी हैं, उनके नाम लिखो। तो उष्मा संचरण की 3 विधियाँ आप लोग अगर हाई स्कूल इंटर में देखा होगा तो आपको वहाँ पर जरूर पढ़ने को मिला होगा। तो उष्मा संचरण की 3 विधियाँ हमारी क्या हो जाएगी, पहली संचालन, दूसरी संवाहन, तीसरी विकिरण। तो उष्मा संचरण की 3 विधियाँ संचालन, संवाहन, विकिरण। समझ गए होगे आप। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बचा हुआ है। तो सबसे पहले बोल रहा है पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। ये बात आप लोग जानते हैं, चाहे जहाँ भी रहते हो, पेट्रोल जो है सबसे महंगी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा यूज में भी आता है। तो इसीलिए क्या याद रखना है, पेट्रोलियम को द्रव सोना, क्योंकि ये महंगा है इसीलिए इसको द्रव सोना कहते हैं। बोलना है वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है या उपयोगी है। अब ऐसा क्यों है तो ये भी समझ लेना, क्योंकि बिना पेट्रोलियम के बहुत सारी चीज़ें नहीं चल सकती हैं। जैसे कि कृषि में भी इसका काम आता है पेट्रोल का, यातायात में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, संचार में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो है पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको लिखना है। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, और ये कहाँ का प्रयोग आता है, कृषि, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग हो जाता है। इसीलिए जो है पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी लोग आपके साथ हैं जो DLED 3rd सेमेस्टर वगैरह 1st सेमेस्टर वगैरह में, तो ज़रूर उनके पास हमारी वीडियो शेयर कर देना। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे, जो नोट्स हमने बनाए हुए अगर आप लोग चाहते हैं, इनको आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपको फ्री में नोट्स भी हम दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको दे देंगे, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके आप मैसेज करके आपको नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।